हेलो दोस्तों। आज का जो अपना लेसन रहने वाला है वो है गवर्नमेंट बजट, जो कि लेसन नंबर 10 है। सीबीएसई के बुक में, अगर किसी बुक में देखें तो आप किसी राइटर के बुक में, तो लेसन नंबर 10 है ये। और ये टोटल ये 8 मार्क्स का है, ये टोटल कवर करता है जो है ना। ये 12th क्लास के सब्जेक्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, 12th क्लास में जो इसका है ये 8 मार्क्स का है टोटल। और ये लेसन नंबर 10 है। तो ये बजट बजट क्या होता है? सबसे पहले मैं बजट, सरकारी बजट समझाने से पहले बजट को डिफाइन करना चाहूँगा। बजट मतलब होता है पहले से ही अनुमान लगा लेना कि कहाँ पे कितना पैसा खर्च करना है और कहाँ से कितना पैसा हमें इनकम के रूप में मिलेगा। उसका स्टेटमेंट तैयार करना, एक पेपर पे लिखना कि कहाँ से कितना पैसा मिलेगा, कहाँ कितना खर्च करना है, इसी को बजट कहते हैं। तो सरकारी बजट भी लगभग ऐसा ही होता है। सरकारी बजट मतलब होता है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, फाइनेंशियल ईयर मतलब वित्तीय वर्ष, एक वित्तीय वर्ष के दौरान गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से इनकम प्राप्त होने वाला है, इनकम जनरेट होने वाला है, कहाँ कहाँ पे कितना कितना वो एक्सपेंसेस, मतलब कहाँ कहाँ पे वो कितना पैसा खर्च करने वाला है, इसका पहले से ही अनुमान लगा लेना। अनुमान लगा लेना, यही क्या होता है? यही होता है अपना बजट। ये होता है अपना बजट। तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से अपना इनकम जनरेट करने वाली है और कहाँ कहाँ पे खर्च करने वाली है, ठीक है। इसका पहले से ही अनुमान लगाना क्या कहलाता है? सरकारी बजट। यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक है फाइनेंशियल ईयर, ये नहीं कि गवर्नमेंट 4 से 5 साल का, अगर बजट कितने साल के लिए बनता है? 1 साल के, हर एक साल बजट बनता है। और कितने साल के लिए? 1 साल के लिए, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, 31 मार्च के लिए बजट बनता है। तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कहाँ कहाँ से इनकम प्राप्त होने वाली, कहाँ कहाँ पे हम खर्च करने वाले हैं, इसका पहले ही अनुमान लगाकर एक पेपर पे लिखना, यही क्या कहलाता है? सरकारी बजट कहलाता है ना। जैसे कि नॉर्मल में भी हम क्या करते हैं, बजट बनाते हैं। जब मोबाइल लेना होता है तो पहले बजट बताता है ना कि हमारा इनकम इतना होने वाला है। मान लो तुम्हारा इनकम है 10,000, ठीक है, या 20,000 है। 20,000 तुम्हारा इनकम है महीने का, तो तुम बजट बताते हो ना कि यहाँ पे मोबाइल लेना हमें, है ना, 10,000 का मोबाइल लेना है, और 5,000 का कुछ लेना, 4,000 का कुछ लेना, 1,000 का कुछ लेना। तुमने पहले से निर्धारित कर लिया कि 20,000 हमारा इनकम आने वाला है, इनकम मिलने वाला है, और एक्सपेंस भी तुमने पहले ही निर्धारित कर लिया कि हाँ यहाँ मैं खर्च करूँगा। तो इसी को क्या कहते हैं? बजट बनाने कहते हैं। सेम टू सेम ऐसे गवर्नमेंट भी करती है। गवर्नमेंट भी क्या करती है? वो भी एक स्टेटमेंट, एक पेपर लेती है, उस पेपर पे ये लिखती है कि यहाँ यहाँ से मैं इनके इतना इतना इनकम का सोर्स है और इतना इतना मैं यहाँ इसी जगह पे मैं खर्च करूँगा। तो इसी को हम कहते हैं एक सरकारी बजट। ये अपना हो गया। अब क्या होता है सरकारी बजट के उद्देश्य? देखो, सरकार बजट बनाती है हमारा, तो उसका उद्देश्य क्या होता है ना, क्या कारण होता है जिसकी वजह से सरकार को हर एक साल बजट बनाना पड़ता है ना। तो उसका कारण ये है कि पहला कारण है आय और संपत्तियों का पुनः वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं बहुत अमीर और एक होते हैं गरीब। किसी भी देश में ये यही है ना। देश किसी भी देश में चले जाओ, अमेरिका, यूएसए, मतलब यूएसए, यूके, किसी भी देश में चलो, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, किसी भी देश में चलो, दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के इनकम लोग हैं, अमीर और गरीब, है ना। तो सर गवर्नमेंट क्या करती है? आएगा सब पुनः वितरण, मतलब लोग, अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, अमीर अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब और गरीब बनते जा रहा है। तो सरकार क्या करती है? हमेशा इन पे ज़्यादा कर लगाती है, कर यानी कि टैक्स लगाती है, और इनको सब्सिडी देती है, इनसे पैसा लेकर इनको देती है, यानी कि आय का, इनकम का। इनके पास इनकम बहुत ज़्यादा चला गया है, इनके पास अर्थव्यवस्था की सारी पैसा, जितने भी पैसा है, जितना भी वेल्थ है, ये सब किसके पास चला गया? अमीरों के पास चला गया, गरीब के पास है नहीं। तो सरकार क्या काम करती है? टैक्स लगाकर, कैश मतलब कर लगाकर इनसे पैसा लेकर फिर इनमें डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। और ये हर एक साल जब भी बजट जब आता है,
जब बजट आता है तो गवर्नमेंट इसके अंदर निर्धारित करती है कि कितना टैक्स लगाना है। टैक्स स्लैब जो टैक्स स्लैब हमेशा हर साल चेंज होता है ना। जब भी बजट आता है तो टैक्स स्लैब चेंज होता है कि कितना परसेंट इनके इनकम पे लगाना, कहाँ कहाँ पे कितना होना। टैक्स का रेट वगैरह हमेशा बजट में चेंज होता है। और सब्सिडी भी निर्धारित हो जाता है बजट में कि हाँ यहाँ पे इतने इतना सब्सिडी देना है ना। ये हो गया। अब है अपना दूसरा काम है बजट का, सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध। पब्लिक कंपनीज भी होती है जिसे सार्वजनिक उद्यम कहते हैं। पब्लिक कंपनी क्या होता है? पब्लिक कंपनी मतलब सरकार की कंपनी। अब देखो सरकार की कंपनी है तो उसका मेन उद्देश्य क्या होगा? उसका मेन उद्देश्य होगा लाभ कमाना या लोगों को हित हित का काम करना, लोगों के लिए काम करना। तो लाभ कमाना ज़्यादा इसका मेन मोटिव नहीं है। मेन मोटिव है इसका लोगों की मदद करना, लोगों को हेल्प करना, है ना। तो हर एक साल जो है ना बजट में गवर्नमेंट नए नए रूल्स लाती है ताकि इन कंपनियों को रेगुलेट कर सके, है ना। नए नए नियम लाती है, नए नए रूल्स लाती है ताकि इन सभी उद्यमों को कंट्रोल किया जा सके और इनको लोगों को इन उद्यम के माध्यम से, इन फैक्ट्रियों और इन कंपनियों के माध्यम से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके। तो ये काम होता है और ये बजट के माध्यम से हर एक साल करते हैं ये गवर्नमेंट, है ना। अब आते हैं संसाधनों का पुनः आवंटन, रीलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। जैसे कि हम जानते हैं कि रिसोर्सेस मतलब क्या? जो भी देश के अंदर कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, है ना, ज़मीन हो गया, ये सारी क्या है? देश की रिसोर्सेस है। अब इन रिसोर्सेस का दो काम में यूज हो सकता है। एक तो हो सकता है लाभ कमाने के लिए और एक यूज हो सकता है रिसोर्सेस का कल्याण के लिए, सामाजिक कल्याण, है ना। सामाजिक कल्याण के लिए, सामाजिक वेलफेयर यानी सोशल वेलफेयर के लिए। तो गवर्नमेंट का काम ये होता है कि दोनों में सामंजस्य स्थापित किया जाए, यानी दोनों में कोऑर्डिनेट किया, मतलब दोनों में स्टेबिलिटी लाया जाए कि तुम लाभ भी कमाओ और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वेलफेयर में भी ध्यान दो, है ना। तो अगर देश का अगर पूरा रिसोर्सेस, पूरा संसाधन अगर इसमें लगा दिया जाए कि तुम प्राइवेट कंपनीज को दे रहे हो कि तुम लाभ कमाओ, बस तुम जो चाहे सो करो, बस तुम प्रॉफिट अर्न करो और अर्न करो, तुम्हें सोशल वेलफेयर का ध्यान नहीं रखना, तो क्या होगा कि जो सामाजिक जो कल्याण है वो क्या हो जाएगा? बहुत ही कम हो जाएगा। लोग क्या करने लग जाएंगे? अब जो सिगरेट की फैक्ट्री है, जो दारू की जो फैक्ट्री है, जो शराब की, जो अल्कोहल की जो फैक्ट्री है, वो क्या हो जाएगी? उसकी वो ज़्यादा प्रोडक्शन करने लग जाएंगे, है कि नहीं। पूरे रिसोर्सेस उनको दे दोगे तो वो क्या, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा बस इनकम वो अर्न करना चाहेंगे, सामाजिक कल्याण पे ध्यान नहीं देंगे। गवर्नमेंट जो है ना इसीलिए इन पर रेगुलेट करती है। जो जैसे कि अल्कोहल की जो कंपनीज है इनमें ज़्यादा टैक्स लगा कर, है ना, इनको रेगुलेट करती है कि आपको जो है ना आप लाभ कमाओ लेकिन इतना भी नहीं जिससे कि सामाजिक कल्याण और सोशल वेलफेयर पे इफेक्ट पड़े, है ना। तो इन पे ज़्यादा टैक्स वगैरह लगाया जाता है ना। और टोबैको की जो कंपनी है इन पे भी ऐसे ही होता है। तो संसाधनों का पुनर्आवंटन का मतलब है कि रिसोर्सेज को इस तरीके से बांटना ताकि देश में जो फैक्ट्रीज है, जो कंपनीज है, और प्रॉफिट भी अर्न करने और साथ में वेलफेयर पे भी ध्यान दे, है ना। तो इसलिए जो है ना हमेशा गवर्नमेंट जो है बजट में ये भी निर्धारित करती है कि कंपनीज को अपने लाभ का, अपने प्रॉफिट का कितना परसेंट उसे वेलफेयर में लगाना चाहिए। ये भी क्या लीगली ज़रूरी है। अगर आपका अगर 100 करोड़ है प्रॉफिट है तो आपको कुछ परसेंट आपको ऐसे कामों में खर्च करना पड़ेगा जहाँ पे सोशल वेलफेयर हो, जहाँ सामाजिक कल्याण का काम हो, ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? आर्थिक स्थिरता। हम जानते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर, किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई
इन्फ्लेशन, मुद्रा अवस्फीति यानी कि मुद्रा अवस्फीति। अब ये दोनों नहीं मालूम है तो आप मुझे बताइएगा कि मुद्रा अवस्फीति नहीं मालूम आपको, मुद्रा स्फीति क्या क्या होता है ये नहीं मालूम, तो मैं इस पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। स्फीति, अर्थव्यवस्था के अंदर दोनों चलते रहते हैं, कभी मुद्रा स्फीति होता है तो कभी मुद्रा अवस्फीति होता है, तो इन दोनों को जो ना बैलेंस करके रखना पड़ता है, दोनों जरूरी है, लेकिन जैसे कि दोनों को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करके रखना पड़ता है ना। तो ये काम कौन करता है, ये काम करती है गवर्नमेंट, ये काम कौन करती है गवर्नमेंट, किसके माध्यम से, बजट के माध्यम से, बजट के माध्यम से ही ये सारे काम किया जाता है मुद्रास्फीति और स्फीति को कंट्रोल करने का, ताकि ऐसा ना हो कि चीज़ें महंगाई होते चले जाए और ऐसा ना हो कि चीज़ें बहुत ही सस्ता ही होते चला जाए, है ना। इन दोनों से नुकसान है, तो इन दोनों को बैलेंस करके रखती है गवर्नमेंट, जिससे कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो नॉर्मल रहता है। अब ये बैलेंस करना क्यों जरूरी है, ऐसा ना, क्योंकि मान लीजिए एक कंपनी है तो उस देश में जाना चाहेगी जहाँ पे जो है किसी चीज़ महंगाई जो है कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, या उस देश में जाना चाहेगी कंपनी जहाँ पे महंगाई स्थिर रूप से बढ़ती है, मतलब उसे जो एक मान लीजिए इस कंपनी में जो है ना एक ऐसा देश है जहाँ पे महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ती भी है और बहुत तेज़ी से कम भी होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस कंपनी को अपने रूल्स और रेगुलेशन जो बनाने पड़ेंगे, इस कंपनी को जो अपना स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा उसमें चेंज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि अगर इसका जूता बनाने की फैक्ट्री है तो चमड़े का प्राइस जो है लेदर का प्राइस जो है एक बैग बढ़ जाएगा, तो इस कंपनी को जो स्ट्रेटेजी बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, है ना। और यही दूसरा देश है, दूसरे कंपनी मतलब दूसरे देश में अगर कंपनी जाती है तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक फिक्स रेट है कि हाँ लगभग इतने के इतने बीच में बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ पे कंट्रोल करती है, तो कंपनी कहाँ पे अपना उद्योग जो है अपना फैक्ट्री स्टेब्लिश करेगी, तो इस देश में करेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, यहाँ पे महंगाई और जो सस्ता जो होता है मुद्रास्फीति और स्फीति वो कंट्रोल में है, गवर्नमेंट कंट्रोल में है, लगभग ज़्यादा कम और ज़्यादा बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है ना। यहाँ पे कंपनी को जो है अपना उद्योग लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे देशों में जहाँ पे मुद्रास्फीति आर्थिक स्थिरता होता है, वहाँ पे जो है कंपनीज ज़्यादा इस्टेब्लिश होते हैं, वहाँ नए नए उद्योग आते हैं, जिससे कि उस देश का डेवलपमेंट होता है। तो पहला था अपना सरकारी बजट के उद्देश्य के अंदर आय तथा संपत्तियों का पुनः वितरण। अमीर और गरीब होते हैं, तो अमीरों से ज़्यादा टैक्स लेकर गरीबों को सब्सिडी दिया जाता है, ठीक है, ताकि इनके बीच में जो गैप है, जो अमीरी और गरीबी के बीच में जो गैप है कम किया जा सके। अगला है सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध। पब्लिक जो कंपनी होती है, जो सरकार की जो कंपनी होती है, उसके लिए नए नए रेगुलेशन नए नए रूल लाए जाते हैं, है ना, ताकि वह अधिक लोगों को लाभ पहुंचा सके, है ना, और संसाधनों का सही ढंग से उपयोग कर सके। अगला संसाधनों का पुनः आवंटन। हम जानते हैं कि संसाधन जो है अगर बस को लाभ कमाने के लिए लगा दिया जाए तो संसाधन लाभ तो कमा लिया जाएगा, पर क्या होगा, देश की जो सोशल वेलफेयर है उसकी कमी हो जाएगी। मान लीजिए अगर आप खुली छूट दे देते हैं लोगों को कि आप जितनी चाहे उतने फैक्ट्री लगाइए, उतना चाहे जितना चाहे उतना धुआं निकालिए अपने फैक्ट्री से, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आप बस लाभ कमाइए, तो लाभ तो कमा लेगा फैक्ट्री, लेकिन क्या होगा, पर्यावरण की हानि हो जाएगी, है ना। तो इस केस में गवर्नमेंट दोनों में बैलेंस बनाती है कि कल्याण का भी काम करना है और इसमें भी काम करना है। तो गवर्नमेंट ऐसे फैक्ट्रियों पे, जैसे कि अल्कोहल का फैक्ट्री हो गया और टोबैको का फैक्ट्री हो गया, तो इन फैक्ट्रियों पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया ताकि ये प्रोडक्शन कम करे, लाभ तो कमाए लेकिन प्रोडक्शन कम करे, है ना, मतलब कम लाभ कमाए, है ना। और सामाजिक कल्याण के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत से कंपनियों को अब निर्धारित कर दिया है कि आपको प्रॉफिट का कुछ परसेंट आपको सोशल वेलफेयर पे खर्च करना है। ये सारे जो ये जितने चीज़ें मैंने बताई ये सब किस में निर्धारित होता है, ये बजट में निर्धारित होता है कि अल्कोहल पे कितना टैक्स लगाना है, कितना स्लैब लगाना है ना, और टोबैको पे कितना लगाना है और कितना कंपनी को खर्च करना पड़ेगा सोशल वेलफेयर पे, ये सब निर्धारित होता है बजट में। अब आते हैं आर्थिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता क्या होती है, आर्थिक स्थिरता का मतलब होता है
कि किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी अर्थव्यवस्था में महंगाई बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ना चाहिए और ना ही किसी चीज़ की कीमत बहुत तेज़ी से कम होनी चाहिए। इससे क्या होता है, किसी भी कंपनी को अपना स्ट्रेटजी बनाने में दिक्कत होता है। तो कंपनी ऐसे देश में जाना चाहेगी जहाँ पे ये दोनों महंगाई और जो मुद्रा का स्फीति है वो लगभग एक फिक्स परसेंटेज में रहता है ना, ना ज़्यादा महंगाई बढ़ता है, ना ज़्यादा मुद्रास्फीति कम होती है। आर्थिक स्थिरता बनी रहती है, स्टेबिलिटी बनी रहती है ना, कि इतने कितने बीच में जाएगा। तो ऐसे केस में कंपनी जो है से अपना स्ट्रेटजी बना सकती है ना। तो कंपनी ऐसे देशों में ज़्यादा जाना चाहती है, तो अब जहाँ पे ज़्यादा उद्योग लगेगा वहाँ पे डेवलपमेंट होगा। तो ये पूरा था अपना चार्ट। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताइएगा, वो मैं पॉइंट दोबारा आपको समझाऊंगा। थैंक यू।